जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कि धातु और अधातुओं के अभिक्रिया के फलस्वरूप आयनिक यौगिक बनते हैं। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। तो मैं सिंपली फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजी कोष को पूर्ण करने वाली प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने क्लास 9th में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब हम लोगों ने देखा कि जो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी कोष कहलाते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे आएगा 2 8 1। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 1 के एल एम कोष में भरते हैं। तो के कोष में भरता है 2, एल कोष में भरता है 8 और एम कोष में भरता है 1। तो जो एम कोष है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन भर रहा है वही संयोजी कोष है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है और ये हमेशा अष्टक के नियम का पालन करते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th में अष्टक का नियम भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है तो उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर बस आप याद रखिएगा कि अष्टक के नियम का पालन करते हैं। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरे पॉइंट में कह रहा है धातु संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो याद रखिएगा कोई भी धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। तो कैसे इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है मैं आपको Na के थ्रू समझा दे रहा हूँ। तो Na में हम लोगों ने पढ़ा कि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन आता है। अब ये क्या करेगा, अपने बाह्य कोष का एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके ऊपर कितने धन आयन बनेंगे, एक धन आयन बनेंगे। यदि अगर जैसे हम एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एल्युमिनियम के ऊपर कितने धन आयन बनेंगे, 3 धन आयन बनेंगे। तो याद रखिएगा जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उतना ही धन आयन बनता है और हमेशा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, बाह्य कोष से। तो सोडियम के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एल्युमिनियम के बाह्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि धातुओं के बाह्य कोष में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप टॉपिक वो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने धातुओं के गुण में आपको बता रखा है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कह रहा है कि अधातु संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। तो जैसे धातु का इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं उसी तरह जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक अधातु है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके ऊपर एक ऋण आयन हो जाएगा। तो जितना वो इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही उसके ऊपर ऋण आयन होगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक ऋण आयन, 2 लेगा तो 2 ऋण आयन, 3 लेगा तो 3 ऋण आयन बनाएगा। चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था आज का आयनिक यौगिक था। तो आयनिक यौगिक को समझने से पहले हमको ऊपर के 3 पॉइंट समझने थे। आई थिंक आप लोगों ने वो तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि आयनिक यौगिक होते क्या हैं, पहले हम ये समझते हैं। तो आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के थ्रू बनते हैं। जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इनमें जो एक देता है और एक लेता है उसी के आदान प्रदान के थ्रू क्या बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं NaCl। NaCl एक आयनिक यौगिक है। तो NaCl में जो Na है वो धातु है जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और NaCl में जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इन दोनों के आदान प्रदान यानी कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही NaCl बना। और NaCl क्या है, यह एक आयनिक यौगिक है। आइए हम आगे NaCl के निर्माण को देखते हैं, कैसे NaCl का निर्माण होता है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने रासायनिक बंध पढ़ा होगा, जिसमें कि पहला था आयनिक बंध, दूसरा था सहसंयोजक बंध और तीसरा था उपसहसंयोजक बंध। तो इसमें हम सिर्फ आयनिक बंध के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे आयनिक यौगिक बनते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल लिया NaCl, तो आइए देखते हैं कि NaCl बनते कैसे हैं, कैसे इन लोगों के बीच में Na और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 और सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में कैसे क्रिया करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सोडियम लिख लिया और इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग डॉट से इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। अब वहीं बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन, अब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। तो कुल 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग 7 क्रॉस बनाएंगे। तो इसके बाहरी कोष में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे NaCl यानी कि आयनिक यौगिक बनाता है। तो सोडियम के बाहरी कोष में 1 है, क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 है। तो मैंने पीछे आपको बताया था अष्टक का नियम। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा करेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा। तो Na क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और दे देगा क्लोरीन को। अब जब Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 8, क्योंकि 1 निकाल दे तो 2 8 हो गया। उसी तरह क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 हो गए, क्योंकि 7 में अगर 1 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि Na 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए क्लोरीन पर 1 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। और मैंने आपको बताया था कि आयनिक बंध या फिर आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आइए देखते हैं कि Na और Na+ में क्या डिफरेंस है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होंगे। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। अब जब Na से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8, यानी कि जो सोडियम आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं। उसी तरह क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा क्लोरीन ऋण आवेश, जिसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 8, क्योंकि साथ में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो हो गया 2 8 8। तो ये डिफरेंस है आपके Na और Cl के बीच। आइए बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में। तो इसमें सबसे पहला गुणधर्म है भौतिक प्रवृत्ति। तो जितने भी आयनिक होते हैं यह ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। तो याद रखिएगा, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब आप समझ जाइए कि जैसे हम चौक है, चौक को अगर तोड़ें तो वो टूट कर चूर चूर हो जाता है, तो ऐसा गुण कहलाता है भंगुर। लेकिन अगर हम धातु को अगर पीटें तो वो टूटता नहीं है, वो फैलता है, जिसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो यही अंतर होता है भंगुर में और आघात वर्धनीयता में। तो आपके जो आयनिक यौगिक हैं ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं, यानी कि तोड़ने पर ये चूर चूर हो जाते हैं। जैसे आप नमक ले लीजिए, नमक को अगर आप तोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले गुण की ओर, गलनांक एवं क्वथनांक। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं इनके गलनांक क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आयनिक यौगिक बहुत अधिक ताप पर गलते हैं और उबलते हैं। गलनांक का मतलब ठोस से द्रव में बदलना और क्वथनांक का मतलब होता है द्रव से गैस में बदलना। बात करते हैं अगले गुण की, घुलनशीलता, यानी कि ये किस में घुलते हैं, किस में नहीं घुलते। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, परंतु पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि में यह अघुलनशील होते हैं। तो यदि अगर हम NaCl को घोल कर देखें तो यह पानी में तो घुल जाएगा क्योंकि यह जल में घुलनशील है, परंतु यदि अगर हम इसे पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि में घोलें तो ये उसमें नहीं घुलेगा। बढ़ते हैं लास्ट विशेषता की ओर, लास्ट गुणधर्म की ओर, जो कि है विद्युत की चालकता। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन में, जैसे कि अगर हम NaCl को पानी में घोल दें तो घोलने के बाद अगर उसमें हम करंट पास करें तो उसमें से करंट होकर जाएगा। तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन या फिर गले हुए रूप में
विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में, जैसे NaCl ठोस रूप में जिस रूप में रहता है, अगर हम उसमें यानी कि ठोस अवस्था में करंट पास करें तो उसमें से होकर करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बस यही पॉइंट बोला है कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन या गले हुए रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।